नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस से आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप में एक क्वेश्चन जरूर आने वाला होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका श्योर एंड सर्टेन है कि एक क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस से आएंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन करना समय के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि आपके ये आज के क्लास एक ही क्लास में मैं हाइट एंड डिस्टेंस को खत्म कर दूंगा। तो अगर आपने ढंग से कंसेप्ट को समझा तो मैं आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, और विद इन सेकेंड्स के अंदर, आप मिनट भी मैं नहीं बोल रहा हूं, आप 30 सेकंड 25 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, बस आप मेरे तरीका को समझते चलिए। जो मैं वे से बताऊंगा, जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा, बस उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, और जिस तरीके से मैं आपको सोचने का एक वे बताऊंगा कि इस तरीके से आपको सोचना है, वैसे ही आपको एग्जाम में भी सोचना है और वैसे भी आपको सोच के क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस देखिए, ऊंचाई एंड दूरी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे ऊंचाई एंड दूरी। तो आपसे क्लियर है कि ऊंचाई एंड दूरी की बात कर रहे हैं ना, कि किसी ऑब्जेक्ट की किसी खास प्लेस से, किसी पृथ्वी पर या किसी सरफेस पे किसी पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है एंड उस ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है। दो ही बातें आपको जाननी है। ठीक है, तो देखिए ऐसे कंडीशन में सबसे पहली बात यह है कि जब भी एक सवाल आपके सामने आएगा तो आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का। पूछिए क्यों? मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट पॉइंट से, मतलब कि सरफेस से, प्लेन से कितनी है, और मान लेते हैं कोई बंदा यहाँ से देख रहा है तो इसकी दूरी क्या है। तो दूरी इसको ये डिनोट नहीं करता है, दूरी क्या करता है, ये करता है। ठीक है, मतलब जो सरफेस पे है उसकी अपन दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे एग्जाम में इसकी भी बात कर लेगा, इसकी मतलब ये स्लैंट हाइट यानी कि हाइपोटेनस की। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है आपके लिए कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर आपके सामने आएगा तो आप इतना मान के चलिए कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। ठीक है, कोई बच्चा इधर से करता है, कोई बच्चा ऐसे भी कर लेता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, बट अपना कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लो, है ना। सवाल में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी दे सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी दे सकता है, बट आपको उस पर क्या करना है। अब एक बात सोचो, मान लेते हैं आपको हाइट की बात करनी है। ठीक है, तो जब भी आप मान लेते हैं किसी एरोप्लेन की हाइट की बात करना है, ठीक है, तो ये आसमान है ऐसे सोचो, और मान लेते हैं कि ये आपका सरफेस है, प्लेन है। ठीक है, अब एरोप्लेन यहाँ पे है तो इसकी हाइट क्या होगी? क्या ये होगी? क्या ये होगी? नहीं होगी ना। जब भी इसकी हाइट होगी तो यहाँ से एकदम राइट एल्टीट्यूड डालेंगे अपने सरफेस पे। ठीक है, तो यही इसकी हाइट होगी। तो जब आप सोचो कि किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर एक कोण अगर 90 डिग्री का बन गया तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल बना? तो बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहला बात क्या था कि इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर किसका? हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। ठीक है, अब जब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी को जानते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? मैं यहाँ पे लिख दूं कि यूज क्या करोगे आप? हमेशा यूज करोगे किसको? तो राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, मैं लिख देता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, यूज करोगे आप किसको? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज को आपको यूज करना है। क्या करना है? समकोण त्रिभुज को। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे अपन लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में आप समझिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या है, क्या करता है, कैसे काम करता है, इसको देखिए। ये आपके सामने बना एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये 90 डिग्री। तो एक बात का ध्यान रखिए, इसमें क्या है कि अगर एक कोण, अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, एक तो 90 हो गया, तो अगर एक थीटा ले लो तो दूसरा क्या होगा बताइए? एक थीटा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। होगा क्या? अगर एक कोण थीटा तो दूसरा क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। त्रिभुज का ये ले लेते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर,
इसको बोलते हैं बेस एंड इसको बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब यहां से सोचो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि आप परपेंडिकुलर को ले लो 3, ठीक है, परपेंडिकुलर को क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, है ना। एग्जांपल ऐसे देखिए आप, परपेंडिकुलर को अपन लेते हैं क्या, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस बेस को लेते हैं 4, तो यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, जो कि किसके बराबर है, तो 25 मतलब कि 5 के स्क्वायर के बराबर है। किसके स्क्वायर के बराबर है, 5 के स्क्वायर के बराबर है ना। यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो बोल सकते हैं जो 3, 4, 5 आपके सामने चला, ये क्या है, 3, 4 एंड 5, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, है ना। ट्रिपलेट मतलब कि दो भुजाओं के, मतलब दो छोटे नंबर का स्क्वायर का सम अगर तीसरे जो उसमें सबसे बड़ा है उसके स्क्वायर के इक्वल आ गया तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रिपलेट फॉर्म बना रहा है, मतलब कि वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है। दूसरी बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि जो दो छोटी भुजाएं इसके अंदर होती हैं वो या तो परपेंडिकुलर या बेस होंगी। मैं यहाँ का जिक्र कर रहा हूं, जैसे कि देखो अगर 3 परपेंडिकुलर है तो 4 बेस हो जाएगा, अगर 4 परपेंडिकुलर है तो 3 बेस हो जाएगा, बट हमेशा हाइपोटेनस क्या होगा, 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है यही है। और आपको ही पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने यहाँ पे 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट बताया, तो यहां से सोचो कि 3, 4, 5 है तो इसके मल्टीपल भी पॉसिबल है। मल्टीपल मतलब 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 3 3 का 9, 4 3 12, 5 5 25, सॉरी 5 3 15, ठीक है। तो सब में 4 से गुना करो, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20, यानी 12 16 20 का भी ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 3n 4n एंड क्या 5n, इस फॉर्म में भी ट्रिपलेट पॉसिबल है, ठीक है। उस तरह मैं आपको बता दूं एक दूसरा के 5 5n 12n एंड 13n, 5 12 13 का भी ट्रिपलेट चलता है, ठीक है। देखो अगला 8 8n 15n एंड 17n, ठीक है। 8 15 17 का भी ट्रिपलेट चलता है। क्लियर है ये चीज। आगे देखोगे आप, एक तो फर्स्ट हो गया ये, एक दूसरा सेकंड हो गया, एक तीसरा थर्ड हो गया, ठीक है। चौथा देख लो आप, चौथा क्या है, चौथा आपके सामने है, आप ले सकते हो 20 15, तो ये तो 3 5 15, 4 5 20, 20 15 25 का चलेगा, यानी 10 24 एंड 26, 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576, 26 का 676, ठीक है। तो देखिए ये 3 4 मैं आपको बता रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा, 10n 24 एंड 26n, ठीक है। पांचवा देख लो आप, एक है ना 1√3 एंड 2, क्लियर है, 1√3 एंड 2, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1√3 एंड 2 यानी कि n√3n एंड 2n, ठीक है। क्लियर है चीज, समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए ये कुछ ट्रिपलेट हैं, इनको आपको ध्यान से समझ के चलना है, हालांकि याद नहीं करना, आप 2-3 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा, है ना, चाहे समझ में आपको चीजें आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं यहां से, ठीक है। देखो तो आप इसको मान लो कितना, फर्स्ट n मान लो, ठीक है, n√3n एंड 2n, ठीक है। क्लियर है। तो देखो आपको ज्यादा याद नहीं करना है, 5 ट्रिपलेट याद कर लो, ठीक है, 5 याद कर लो, है ना, 5 याद कर लोगे तो काम निकल जाएगा। अब मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ रेशियो बता रहा हूं, उस रेशियो को समझो। रेशियो क्या है इसको देखो, इंपॉर्टेंट रेशियो, मैं आपको 3 फिगर से ही क्लियर कर दूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेशियोज, ठीक है। अब देखो यहां से, तो आइए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या है, ठीक है। इसको समझ के चलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। यहां से आपके लिए क्या होगा कि सवाल को कैसे हैंडल करना है, तुरंत आपको रेशियो समझ में आ जाएगा
तो सवाल को कैसे हैंडल करना है ये आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे, एक हम 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, एक ये, एक ये, ठीक है, 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने। सबसे पहला अगर कोण मैं मानूं 45 डिग्री, क्योंकि एक तो 90 डिग्री है तो सब जानते हैं, है ना, एक कोण तो 90 डिग्री है सब जानते हैं, ठीक है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा बताओ, ये भी हो जाएगा आपके 45 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो जब एक कोण 90 है तो दो 45 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का भी सम 90 डिग्री होना चाहिए। चलो हो गया ये। अब एक बात सोचो कि जब ये दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, होंगी, बिल्कुल होंगी। तो देखो भुजाएं बराबर होंगी तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं इसको अपन x मान लेते हैं तो इसको x मान लो, या फिर इसी को आप 1 मान सकते हो तो 1 मान लो, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों तरीके की बातों समझ लो आप, है ना। तो देखिए ये x है ये x है तो ये कितना हो जाएगा √2x, या फिर आप इसको √2 भी मान सकते हो, ठीक है, क्लियर है। या तो आप 1/√2 का रेशियो ले लो या x √2x का ले लो। थोड़ा सा जो बच्चा कम मतलब कि 1 से घबरा रहा है तो x मानना चाहता है तो x मान ले, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। सवाल दोनों उतने ही स्टेप में क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। या तो आप x √2x मान लो या 1/√2 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब ये √2 कैसे आया तो पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है। चलिए आइए, अगर मैं बोलूं कि अगर आप इसको 30 डिग्री मान लो तो ये कितना हो जाएगा 60, है ना। तो इस कंडीशन में इन भुजाओं का रेशियो क्या होगा, देखो क्या होगा, कभी भी इसके अंदर यूज करना तो √3 का यूज करना, किसका √3 का, ठीक है। अब सोचो यहां से बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा रहेगी, हमेशा याद रखना इस बात को। एक ही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा रहेगी, इस बात को आप समझ के रखना। बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा एंड छोटे एंगल के सामने छोटी भुजा, ठीक है। तो देखो बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा कैसे, मान लेते हैं 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने 1 हो जाएगा। चाहे आप इस √3 को ले लो √3x, तो इसको क्या ले लो x ले लो, क्योंकि कुछ तो मानना था ना। हमने इस वाले भुजा को x माना तो 30 डिग्री के सामने अगर x है तो 60 डिग्री के सामने 30 से बड़ी भुजा होगी, और √3 का मान 1 से बड़ा होता है। और कितना होता है √3 की वैल्यू, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। आगे भी जाता है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मान अपन दशमलव के 3 अंक तक लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 30 के सामने 1 तो 60 के सामने कितना हो गया √3। तो याद रखिएगा एक बात कि 30 के सामने वाली जो भुजा होती है, 30 के सामने वाली भुजा का जस्ट डबल हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। तो ये कितना हो जाएगा 2। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा के जस्ट डबल क्या होता है हाइपोटेनस होता है, इस बात को भी समझ के रखना है, ठीक है। चलिए तो अब आइए इसकी बात कर लेते हैं। इस बार हमने इसको 30 माना था तो इस बार इसको 60 मान लो, है ना, और इस बार इसको तब 30 हो जाएगा। मैं बस आपको सोचने का तरीका चेंज कर रहा हूं, ठीक है। एक बार तो हमने 30 के सामने वाली भुजा मानी थी, एक बार हम 60 के सामने वाली भुजा को मान लेते हैं x। 60 के सामने वाली भुजा को x मान लो या 1 मान लो। तो बताइए 30 अगर 60 के सामने x है या 1 है तो 30 के सामने इससे छोटी भुजा होगी, क्यों, क्योंकि बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा। तो इस बार हमने क्या किया कि बड़े एंगल के सामने वाली भुजा को मान लिया हमने, बड़े एंगल के सामने वाली भुजा को हमने मान लिया। तो हम क्या करेंगे, छोटे एंगल के सामने वाली भुजा को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो निकालने का तरीका क्या है कि अगर बड़े एंगल के सामने 1 है तो छोटे एंगल के सामने क्या हो जाएगा 1/√3। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको √3 का यूज करना है बड़ा या छोटा करने के लिए। तो बड़ा करने के लिए हमने √3 से मल्टीप्लाई किया था, छोटा करने के लिए √3 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। चाहे आप इसको 1/√3 मान लो या x/√3 मान लो, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि 30 के सामने वाली भुजा का जस्ट ये डबल होगा। कौन सा, 30 के सामने वाली भुजा का जस्ट डबल क्या होता है हाइपोटेनस। ये तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि 30 के सामने वाली भुजा का जस्ट डबल क्या होता है तो हाइपोटेनस होता है। तो 30 के सामने x/√3 है तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बताइए, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा 2x/√3,
√3, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का ये 3 फिगर क्या है, बिल्कुल बेस है। इस 3 फिगर से ही सारे सवाल पॉसिबल हैं, सारे सवाल बन सकते हैं आपसे, ठीक है, इस 3 फिगर से ही, ठीक है। तो इस 3 फिगर जो बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं आप बेस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का इसको बोल सकते हैं बेस, ठीक है। समझ में आ गया, क्या बोल सकते हैं इसको, बेस बोल सकते हैं ना। एकदम इसको आप लोग एकदम दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये आपका इस चैप्टर का, और इस चैप्टर छोड़ो आप पूरे ज्योमेट्री के अंदर भी अगर आप देखो, मैथ का ज्ञान जो होता है, मैथ का जो नॉलेज होता है, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाया जाता है, दूसरा नॉलेज तीसरी जगह लगाया जाता है। तो ये जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएगा, ठीक है, वहाँ पे भी आप चीज़ों को प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया आपको। तो आइए अब हम क्या करते हैं, कुछ आगे की चीज़ें समझते हैं, इसी पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे देखिए इसी में थोड़े से फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताता हूँ। जैसे देखिए मान लेते हैं एक फिगर ऐसे है, ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, ये चलिए ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल कितनी है, 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए अगर ये 30 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा आपके लिए 60 डिग्री, है ना। अगर ये नीचे वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए, अब इनके बीच हम रेशियो लेके आते हैं। रेशियो क्या आएगा, रेशियो को समझिए क्या होगा। मान लेते हैं कि हम 30 डिग्री के सामने 1 मान लेते हैं, 30 डिग्री के सामने 1 मान लेते हैं, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल 30, 60 एंड 90 के बीच की बात कर रहा हूं, है ना। 30, 60 एंड 90, ए बी सी एंड डी। अभी हम ए बी सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ए बी एंड सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ए बी डी की बात करेंगे, ए बी एंड डी की बात करेंगे, ठीक है। अब ए बी डी में देखोगे अगर 30 के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने ए बी डी में 60 डिग्री के सामने क्या आएगा बताओ। तो 60 डिग्री के सामने आपके क्या निकल के आएगा बताइए, √3 इंटू √3, है ना। मैंने अभी बताया था ना इस चीज को, देखो कि अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3। अगर 30 के सामने x है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3x। यदि 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3, ठीक है, यही बात होगी अपनी। तो बोल सकते हैं क्या, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा आपके लिए, तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ हो जाएगा √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया ना। मतलब यहां से लेकर यहां तक का लेंथ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर यहां से लेकर यहां तक 1 है और ये टोटल 3 है तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना है 1। तो यहां से एक कंसेप्ट आपके सामने क्या निकल के आया कि ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी इज टू बी सी इज टू सी डी, ठीक है। ए बी का लेंथ कितना है, √3, ठीक है, बी सी का लेंथ कितना है तो 1 एंड सी डी का लेंथ कितना है तो 2। तो याद रखिएगा ये आपका रिजल्ट निकल के आया, क्या निकल के आया, रिजल्ट, है ना। ए बी इज टू बी सी इज टू सी डी, √3, 1 एंड 2। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ए बी इज टू बी सी इज टू सी डी। याद रखिएगा इस चैप्टर से, इस कंसेप्ट से डायरेक्ट सवाल आएंगे। जैसे कि एक सवाल मैं बताता हूं आपको, एक बिल्डिंग है, आपको ऐसा सवाल दिखा होगा, एक बिल्डिंग के टॉप से आदमी देखता है कि डी पर एक गाड़ी है और उसको डी से, जिसका औनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है,
अभी मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी अंतर समझाऊंगा, ठीक है। 30 डिग्री है, उसको 10 मिनट लगते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री करने में, मतलब उस व्यक्ति को यहां से यहां तक आने में 10 मिनट लगते हैं। तो बोल रहे कि बताइए वो गाड़ी सी से उस बिल्डिंग के मतलब फुट तक मतलब कितने समय में आ जाएगी। तो अगर यहां से यहां तक आने में उसको 10 मिनट लगते हैं तो यहां से यहां तक आने में उसको कितना, इसका आधा लगेगा, 5 मिनट। अगर बी से डी से सी तक का अगर दूरी 200 मीटर है तो सी से बी तक की दूरी कितनी देगी, जस्ट इसका आधा, 100 मीटर। अगर ये 500 किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 250 किलोमीटर, है ना। तो पूछा जाएगा ये भी उसकी हाइट कितनी है, तो 250√3 हाइट है, ठीक है, 250√3। क्लियर है ये बात। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और इसको आप लोग ऐसे जैसे मैंने एज इट इज बताया था वैसे उतार लेना, ठीक है। वैसे भी आपको इसका पीडीएफ तो मिल ही जाता है। फिलहाल इस चीज को आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या अंतर है, और फिर उसके बाद एक रिजल्ट बताऊंगा एंड देन आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अगला कंसेप्ट आपके लिए है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या होता है, इस चीज को समझिए, ठीक है। एलिवेशन और डिप्रेशन में क्या अंतर है, इस बात को समझिए। आप लोग मॉल में गए होंगे तो वहां पे क्या दिखता है, सीढ़ी होती है जो चलती है अपने आप, ठीक है, आपको उस पर खड़ा होना है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एलिवेटर बोलते हैं ना, या फिर आप लिफ्ट को भी एलिवेटर बोलते हैं ना, लेकिन खासकर उसको तो लिफ्ट बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, एलिवेटर बोलते हैं, ठीक है। एलिवेटर का मतलब होता है नीचे से ऊपर ले जाना, उठाना, एलिवेट करना, ठीक है। तो एक बात बताइए, और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेस करना यानी कि दबाना, ठीक है। सोचो यहां से कि अब इसी से आपका अंदाजा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इनका मीनिंग आपको पता है, ठीक है। देखिए समझिए इस चीज को। मान लेते हैं यहां पे कोई व्यक्ति है, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है XYZ, ठीक है। यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ठीक है। अब उसको यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे यहां पे भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है। इस व्यक्ति को इसको देखना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये अपनी नजरें उठाएगा या झुकाएगा। नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर किसी इंसान को देख रहा है तो अपनी नजरों को क्या करेगा, उठाएगा। आप नीचे बैठे, चाहे नीचे रोड पे जा रहे हो और किसी को कोई छत पे खड़ा है या कोई भी चीज आसमान में दिख रहा है, हेलीकॉप्टर या प्लेन या कोई भी चिड़िया या पतंग, कुछ भी XYZ, तो आपको अगर उसको देखना होगा तो आप अपनी नजरों को उठाओगे, सर को ऊपर करोगे, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी नजरों को उठा रहा है, मतलब एलिवेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं, मान लेते हैं थीटा एंगल उठाया, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अगर देखते हो या ऑब्जर्व करते हो तो उस समय में प्लेन से जब आपकी आइज ऊपर उठेगी तो कितना एंगल एलिवेट कर रहे हैं आप अपने आइज को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यानी कि नीचे वाले को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां से मान लेते हैं कि अब इस व्यक्ति को, नीचे वाले व्यक्ति को देखना है, ठीक है। अब ये व्यक्ति तो ऐसे अगर सीधा देखेगा तो हॉरिजेंटली आगे की तरफ देखेगा अपने नजरों को, ठीक है। अब ऊपर वाले व्यक्ति को अगर नीचे वाले व्यक्ति को देखना है तो क्या करेगा, ये बताओ, ये क्या करेगा। ऊपर वाला व्यक्ति अगर नीचे वाले व्यक्ति को देख रहा है तो क्या करेगा, अपने आइज को उठाएगा या नीचे दबाएगा। मतलब इसको अगर नीचे किसी व्यक्ति को देखना है तो अपनी नजरों को क्या करेगा, ये झुकाएगा।
तो जब ये अपनी नजरों को झुकाएगा तो बोल सकते हैं क्या ये कि अपने आइज को ये कितना डिप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जब आप लोग ज्योमेट्री पढ़े होंगे 10th में, तो अगर कोई तिर्यकछेदी रेखा दो पैरेलल लाइन को कट करती है, दो पैरेलल लाइन को कट करती है ना, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं। तो ये भी हॉरिजॉन्टल के प्लेन है और ये भी प्लेन है ना, दोनों लाइन अगर ये पैरेलल है तो बोल सकते हैं कि ये तिर्यकछेदी रेखा यानी ट्रांसवर्स लाइन हुई, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे बताइए, है ना। तो बोल सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर होंगे और इस कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, क्लियर है। बस यहां से आपको एक चीज कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन बोले या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, एंगल तो दोनों बराबर ही होते हैं। कभी कभी बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको मान लेते हैं, बट ये नहीं है क्या, ये वाली एंगल है, ठीक है। दोनों कोण बराबर होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि जब किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे देखते हो तो इसका मतलब ये है कि जहां आप खड़े हो और जिस वस्तु को आप देख रहे हो वो आपसे छोटी है, तभी तो आप उसको नीचे सर करके देख रहे हो, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप किसी वस्तु को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब इतना होता है कि आप किसी वस्तु को नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। दोनों बातों में बस इतना ही का फर्क है, एंगल का कोई फर्क नहीं होता। एंगल आप चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले या एंगल ऑफ एलिवेशन बोले, लगा लो आप एंगल यहाँ पे, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब डिप्रेशन की बात बोले तो यानी इसको हिंदी में बोले अवनमन कोण, जब अवनमन कोण की बात करें तो आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देख रहे हो, अगर उन्नयन कोण की बात करें तो आप उसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा और इसका यूज भी करना आपको आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो इतनी सी बात यहाँ पे भी थी, ये भी चीज़ आप समझ लियो, ठीक है। अब मैं एक और कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आइए एक कंसेप्ट और देखते हैं, उस कंसेप्ट को आपको समझना होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपके लिए क्या है, बस ये लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट ऐसा है कि अगर कोई भी आपके सामने दो ट्रायंगल दिया हुआ हो, ठीक है, और उसमें एक भुजा कॉमन हो, तो उस कंडीशन में उस भुजा का लेंथ क्या होगा, मतलब उस साइड्स का लेंथ क्या होगा, डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ, फिर उसके बाद 3-4 तरह के फिगर आपके सामने ड्रॉ करूंगा, अराउंड 3-4 तरह के फिगर में आप इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। तो आइए एक साइड में कॉमन लेके चलता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, यहां से यहां तक का लेंथ मान लेते हैं क्या है, a है, और यहां से यहां तक का लेंथ क्या है आपके लिए, तो b है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, क्लियर है। लेकिन एक चीज और भी इसमें है, वो कॉमन क्या है, इस चीज को देखो आप, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों कोण इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइड में मैं लिख देता हूं, पूरक कोण भी इसको बोलते हैं हिंदी में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी में पूरक कोण ही बोलते हैं। जब दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आपको अभी नहीं पढ़ना है, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगलों का सम 180 हो, लेकिन इसके अंदर अपन 90 तक ही बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि दो एंगल का सम, अगर एक थीटा है, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि यदि एक एंगल को θ1 मानते हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर एक एंगल थीटा मान लो, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। देखो इन दोनों का सम अगर लोगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक एंगल थीटा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। चलिए वैसे भी सोचो यहाँ पे भी एंगल किसका बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो दोनों को अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बात उसकी नहीं है अपनी, बात तो यहाँ पे ये है कि इस मतलब कि इसका लेंथ क्या होगा, ठीक है, इसका लेंथ क्या होगा, इस हाइट का लेंथ क्या होगा, ठीक है।
हम नाम देते हैं इसका ए बी सी, ठीक है, एंड डी। तो ए डी बराबर क्या होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको प्रूफ करता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होगा, मान लेते हैं इसका लेंथ अपन x मान लेते हैं, ठीक है, चाहे h मान लो, हाइट को आप h मान लो, ठीक है। तो बताइए टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर यहां से होगा लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपन बेस, है ना, यानी h अपॉन क्या a। चलिए ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इधर से आप कॉमन कर लीजिए, यानी कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर h अपॉन बी हो जाएगा ना। तो h अपॉन बी हो गया। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, बताइए, कॉट थीटा लिख सकते हैं ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो h अपॉन बी, ठीक है, क्लियर है। तो अब एक बात सोचिए, हम इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बताइए। मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू h अपॉन ए इंटू h अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं दैट इंप्लाई h स्क्वायर बराबर ए बी। तो बोल सकते हैं क्या कि h बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर ए बी। ये आपका कंसेप्ट था, ठीक है। आगे से अब जब भी दो ट्रायंगल में एक भुजा कॉमन हो तो उस कॉमन साइड का लेंथ क्या होगा h बराबर रूट अंडर ए बी। क्या होगा, h बराबर रूट अंडर ए बी। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया आपको, है ना। h बराबर रूट अंडर ए बी। अब यहाँ से मैं दो चार फिगर आपके लिए ड्रॉ करता हूँ और उन दो चार फिगरों से आप इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। तो आइए दो चार फिगर देखते हैं। जैसे कि एक तो आपने फिगर ये कर लिया था, ठीक है। ऐसा फिगर अगर आपके पास है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ a है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ क्या है, b है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी, ठीक है। दूसरा फिगर आप ले लो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ a है। तो देखिए आइए यहाँ से, अब दूसरा फिगर क्या आपके लिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तो a हो गया और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो गया आपके लिए, तो b हो गया, है ना। फिर वही बात हो जाएगी, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 थीटा, मतलब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ कॉमन है, आप इस चीज़ को हमेशा के लिए ध्यान रखिए, ठीक है। तो बताइए इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा आपके लिए क्या, तो रूट अंडर ए बी, ठीक है, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। समझ में आ गया ये चीज आपको, है ना। तीसरा फिगर आप देख लीजिए। तीसरा फिगर आप कैसे क्रिएट करोगे, एक तो ये हो गया आपके लिए, ठीक है। इसी चीज को अगर आप ऐसे भी कर लो, है ना, कभी कभी यही चीज सेम फिगर है ये, बस घुमा दिया इसको, ठीक है। आपको इसका लेंथ लेके आना है ना। इसका लेंथ मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक का लेंथ ए दिया हुआ हो और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ आपके लिए क्या हो, बी दिया हुआ हो, ठीक है। तो ये वाला लेंथ आपके लिए क्या हो जाएगा, तो ये वाला लेंथ आपके लिए हो जाएगा कितना, तो बोल सकते हैं रूट अंडर ए बी, ठीक है। देखिए दो तीन फिगर मैंने आपको बताया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपसे ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कॉमन सा सेंस, मतलब कॉमन सेंस यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे यहाँ पे आप, कि देखिए दो ट्रायंगल हो, राइट एंगल, और दोनों के एंगल क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों के एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि आपके सामने जो कॉमन साइड होता है, वो जो दो ट्रायंगल जो कि डिफरेंट साइड्स के होते हैं, उनका रूट अंडर ले लेना होता है, ठीक है। तो जो कॉमन साइड होता है उसका रूट अंडर क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी, ठीक है। तो एक बार आप रिवाइज कर लो, फिर अपन सवाल पे आएंगे। देखो सबसे पहला क्या था आपके लिए कि अपन राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। दूसरा क्या था आपके लिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के मैंने बारे में थोड़ा सा बताया। कभी कभी क्या होता है कि ये
60-90 नहीं दे, 60-30 नहीं दे, 45-45 नहीं दे, कोई दूसरा एंगल दे दे, तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना होता है? तो परपेंडिकुलर अपन बेस, है ना, एंगल का यूज करना है। जैसे tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, तो उस कंडीशन से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन अमूमन जब हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर आपके अंदर होता है उसमें 30, 45 एंड 60 डिग्री पे ही बात होती है, ठीक है। अगला कंसेप्ट आपके लिए क्या था? इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात कर रहे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ के रखना। क्यों? क्योंकि ये काम आने वाला है ना, इसी पे सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, ठीक है। अगला मैंने आपको क्या बताया था? ये खास तरह का एक रेशियो बताया था। यहां से एक और रेशियो आप ले सकते हो, कौन सा? तो देखो 30, 45 या 45 और 60, है ना। चलो वो भी बताते हैं, 30, 45 हो और 45, 60 हो तो क्या रेशियो बन के आएगा, अभी मैं लास्ट में ये बताता हूँ, ठीक है। हालांकि 30, 60 आपके एग्जाम तक आएगा, लेकिन चलो एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, कहीं आ जाए 30 डिग्री यहाँ 45 कर दे, यहाँ 45 यहाँ 60 कर दे, ठीक है, दो कंडीशन और बनते हैं, तो उसको आइए समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात, और फिर मैंने लास्ट बात बताई थी कि कॉमन साइड हो दोनों ट्रायंगल के अंदर तो उसका लेंथ क्या होगा, ठीक है। और फिर मैंने 2-3 फिगर बताया था, ठीक है। तो आइए एक फिगर और देख लेते हैं, बस इतना सा बात आपको याद रखना है, इसके बाद आप करो या ना करो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो, एक तो आप ऐसे ले लो, अक्सर ये आ जाएगा आपके लिए, मान लेते हैं ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 45, है ना। तो इस बीच में इसका रेशियो क्या होगा? A, B, C एंड D, ठीक है। तो चलिए ये 45 है तो ये भी बोल सकते हैं क्या 45 हो जाएगा, है ना। और ये 30 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा आपके लिए 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, यहाँ से मान लेते हैं 45 के सामने अगर 1 है तो इस 45 के सामने भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? तो बोल सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सामने अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 यानी कि √3, ठीक है। तो बोलिए यहाँ से समझिए इस चीज को कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ √3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ 1 है, तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, है ना। क्लियर है? तो बोल सकते हैं √3 - 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ से भी एक रेशियो बन के आया क्या? 1:1:√3 - 1, ठीक है। ये चीज समझ में आपको आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए एक एंगल 45 एंड 60 लेके भी कर लेते हैं, है ना। 45 एंड 60 उसका क्या होगा उसको भी देख लीजिए। ये एंगल 45 मान लो आप, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। देखो ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये 45 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री के सामने अगर 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो 30 डिग्री सामने कितना हो जाएगा 1/√3। लेकिन आप ऐसे नहीं मानो, यहाँ पे मान लो कितना 1, 30 के सामने 1 तो 60 के सामने कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा ना। क्लियर है? तो चलिए 45 डिग्री के सामने अगर √3 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा बताइए। 45 डिग्री के सामने अगर √3 है तो 45 डिग्री के सामने √3 ही होगा, है ना। क्लियर है? तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ आपके सामने √3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है 1 है, तो इस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा √3 - 1। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात ये है कि जब इस तरह का कंडीशन आपके सामने बन रहा है तो देखिए ये दो रेशियो तो आपके लिए इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, 1 एंड √3 - 1, बट ये वाला रेशियो क्या है डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है √3 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप रेशियो लिख लीजिए √3, ठीक है, एंड ⁻1 क्या आएगा √3 - 1, ठीक है। तो इन रेशियोज को मैं क्या करता हूँ, बस आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एज इट इज आप इसको ध्यान में रखिएगा, काम आएगा आपके लिए आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है।
यहाँ तक जो भी था वो बातें क्लियर है, जितनी बेसिक बातें थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इसमें आता है कि पानी में परछाई वाला फिर या पहाड़ वाला, ठीक है, तो एक अपने इसी कंसेप्ट से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए भी अपन सवाल आएगा तो बता देंगे, लेकिन आपके लिए उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दिया हूँ, इससे आपके एग्जाम में जितने भी सवाल आने वाले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, चाहे आप एनडीए का दे रहे हो चाहे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का दे रहे हो, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये एनडीए 2001 में आया था क्वेश्चन, है ना। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ ए पोल, इफ द हाइट ऑफ अ पोल, ठीक है, इफ द हाइट ऑफ ए पोल इज 2√3 मीटर्स, इज 2√3 मीटर्स, ठीक है, एंड द लेंथ and the length of its shadow is 2 meter, then the angle of elevation of the sun is equal to, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए दूसरी बात यहाँ से, अब मैं आपके लिए ऑप्शन नहीं लिखूंगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि अपन डायरेक्ट सवाल करेंगे, ठीक है। ऑप्शन तो आपको एग्जाम में मिलेंगे, यहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ऑप्शन से अपन नहीं बनाते, ठीक है, अपने को क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो अपन ऑप्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, एंड अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द हाइट ऑफ ए पोल इज 2√3 मीटर, ठीक है, एनडीए 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। अब एक बात बताइए, शैडो की बात आती है, शैडो का मतलब क्या होता है, छाया, ठीक है। मान लेते हैं कि छाया कब बनती है, छाया हमेशा जिस तरफ से लाइट आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है छाया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो तो पीछे से अगर लाइट आएगी तब छाया आपकी आगे बनेगी, तो यानी आपके पीछे से लाइट आएगी तब छाया आपके आगे बनेगी, ठीक है। अगर आगे से लाइट आती है तो छाया क्या बनती है, पीछे बनती है। अक्सर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जब डे नाइट मैच होता है तो उस डे नाइट मैच में एक प्लेयर के 4 छाया बनते हैं कि नहीं बनते, जहाँ पे खड़ा होता है, देखना आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, 4 छाया बनते हैं, 4 उसकी परछाई बनती है। क्यों 4 परछाई बनती है, क्योंकि 4 तरफ से उसके पास लाइट आ रहा है, 4 खंबे होते हैं चारों स्टेडियम के कोने पे, है ना, तो चारों तरफ से उसके पास लाइट आता है, तो अपना अपना वो छाया क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है कि सन से उसके ऊपर लाइट आ रही है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोल रहा है कि हमारे पास पोल का लेंथ तो दे रखा है, देखो पोल का लेंथ कितना दे रखा है, 2√3 मीटर, ठीक है। पोल का लेंथ कितना दे रखा है आपके लिए, तो 2√3 मीटर, ठीक है, ये 2√3, और छाया की लंबाई कितनी है, 2। तो सन अगर इधर होगा तभी तो उससे लाइट आ रही होगी, तो उसकी छाया इधर बन रही होगी। तो ये पूछ रहे कि बताइए इस सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ठीक है। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से कितना है, ठीक है। तो एक बात बताइए आप, मैंने क्या बताया था, अगर ये x है तो ये कितना हो रहा है, √3x, यानी बड़ा वाला भुजा ये है, √3x बड़ा है, 2 से 2 थोड़ी बड़ा है ना, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कितना एंगल बनेगा बताइए, 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री के सामने अगर 2 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। वैसे भी सोचो आप, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा होती है, यानी बड़ी भुजा कितनी है, 2√3, तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो यानी कि ये 30 और 60 में कौन सा बड़ा होगा, 60 डिग्री बड़ा होगा, है ना। और जहां भी आप √3 का जिक्र देख रहे हो, है ना, एक में √3 लगा है दूसरे में नहीं लगा है, तो समझ लेना कि 30 और 60 का ही मामला है यहाँ पे, है ना। तो √3 से अपने इस चीज को
क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए कि यहाँ पे देखो कि 2√3 2 से बड़ा है, यानी कि 2√3 के सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो बोल सकते हैं कि 60 डिग्री सामने 2√3, तो 30 डिग्री सामने कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या निकल के आया बताइए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, तो 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। देखिए मेरे जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, उस कंसेप्ट को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान में रखते हैं तो ये सवाल करना आपके लिए कितना आसान है। ठीक है, तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है a ladder against a wall makes an angle of 60 degree with the ground. If the length of the ladder is 19 meter, the distance of the foot of the ladder from the wall is ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, समझिए आप इस चीज को, सवाल क्या कह रहा है। सवाल करेंगे लेडर अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल। ठीक है, अब देखिए लेडर का मतलब क्या है, सीढ़ी है, यहाँ पे सीढ़ी। तो सीढ़ी से अपन सीढ़ी लगाते हैं तो दीवार पे किसी पे उसको थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, सीधा सीढ़ी तो रहता नहीं है। तो वो कह रहा है कि अ लेडर अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, है ना। मतलब कि सवाल को समझो आप लोग, ये दीवार है, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ से ये सीढ़ी लगाया, ठीक है, और ये सीढ़ी जो है ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज 19 मीटर, ये कितना है, 19 मीटर का लेडर का लेंथ कितना है, 19 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ द फुट, मतलब कि इस लेडर का फुट तो यही होगा, है ना, लेडर का ये क्या है, फुट है आपके लिए, ठीक है, और ये वॉल का फुट है, यानी ग्राउंड पे यही है दोनों। तो कह रहा है लेडर इज 90 मीटर, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का लेंथ अपने को निकालना है, ठीक है। चलिए, ये तो अपने को 90 डिग्री है, क्योंकि जमीन से दीवार हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होता है ना। चलिए, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मैंने क्या बताया था, जब कंसेप्ट बताया था कि इस भुजा के सामने का जस्ट क्या होता है, डबल होता है, मतलब 30 डिग्री के सामने के एंगल का जस्ट डबल क्या होता है, तो हाइपोटेनस होता है ना। तो आप इस चीज को समझिए कि इस साइड का ये डबल है, तो मतलब बोल सकते हैं कि मुझे ये साइड निकलना, तो इसका हाफ, यानी कि 19 अपॉन कितना, 2 मीटर, यानी कि बोल सकते हैं 9.5 मीटर। क्लियर है, 9.5 मीटर। तो देखिए, जब कंसेप्ट आप चीजों को समझ लियो तो सवाल बनाना कितना आसान है ना। ये दोनों एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये दोनों एनडीए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है।
लेकिन सवाल जितना पढ़ने में अपने को टाइम लगा, जितना लिखने में टाइम लगा, उससे जस्ट आधा समय लगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर आप सवाल को आप 30 सेकंड में पढ़ते हो तो 15 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पढ़ते के साथ ही आप फिगर तो ड्रॉ कर लोगे, है ना। एक एक स्टेप पढ़ोगे, फिगर ड्रॉ कर लिया, एंड देन आपको सवाल सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, इफ द angle of elevation of the top of a tower top of a tower top of a tower, ठीक है, from 2 point distance S and T, distance S and T, S ग्रेटर देन T। यहाँ पे ये कंडीशन दे रखा है कि S का लेंथ क्या है, T से बड़ा है। फ्रॉम इट्स फुट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। then the height of the tower is ठीक है। अब देखिए ये सवाल आपके सामने है, जैसा कि मैंने लास्ट वाला फिगर आपको बताया था, डिट्टो फिगर यही निकल के आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से कैसे ये सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा, एक लाइन में बनेगा ये सवाल, ठीक है। देखिए कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है ना। अब इसका कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस S एंड T। 2 पॉइंट आपके सामने हैं, एक तो आपके लिए डिस्टेंस यहां से यहां तक S है, ठीक है, क्या है S है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है T है ना, S एंड T, ठीक है। S ग्रेटर देन T, क्योंकि S बड़ा है इसलिए मैंने दूर वाला पॉइंट क्या लिया, S लिया, है ना। फ्रॉम इट्स फुट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, ये चीज है, रिस्पेक्टिवली है, लगातार, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द टावर इज, चलिए ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री सम बना रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था कि जब दो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है और उसके एक साइड कॉमन हो तो उस कॉमन साइड का लेंथ क्या होता है बताइए। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, ये चीज भी अपन देख लिए। तो इस कॉमन साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, रूट अंडर ST हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। मैं A एंड B कर रहा था, यहाँ पे S एंड T है, दोनों वेरिएबल्स है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस कॉमन साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर ST, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए कितना क्वेश्चन करना इजी है आपके लिए, है ना, बस आप थोड़ा सा आपको समझ के चलना होगा, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, रूट अंडर ST। क्लियर है, आंसर आ गया आपके लिए रूट अंडर ST। बस सवाल पढ़ना है एंड जवाब आपको टिक करना है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है। तो अब आइए आज के लिए इतना ही,
इस क्लास को यहीं तक ड्रॉप करते हैं एंड अगले क्लास में मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, और मुश्किल से डिफरेंट टाइप के 10-15 क्वेश्चन अपन कर लेंगे तो आपके जितना आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद आप क्या करोगे कि आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, जो भी आप टेस्ट लगा रहे हो, उसमें से देखना आपसे सवाल बनने लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।